हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान लॉयर्स फोरम वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। दोस्तों, ये बहुत ही अहम केस है, इसको आपने लाजमी तैयार करना है। दोस्तों, ये जो मुकदमा है इसका ताल्लुक मुशर्रफ साहब के दौर से है। जब मुशर्रफ साहब हुकूमत में आए थे 1999 के अंदर, तो उन्होंने कुछ चीज़ें तब्दील की थी। उन्होंने सबसे पहले एक कानून बनाया था जिसका नाम है लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर 2002। साथ में फिर रेफरेंडम करवाया 2002 में। उसके बाद फिर आइनी तरमीम भाई मंजूर करवाई पार्लियामेंट से। एंड देन उसके बाद एक और कानून बनाया गया था उनके दौर में जिसका नाम है प्रेसिडेंट टू होल्ड एन अदर ऑफिस एक्ट 2004, यानी जिसके तहत प्रेसिडेंट साहब आर्मी चीफ भी रह सकते हैं, यानी ये दोनों ओहदे एक बंदे के पास हो सकते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें थी ना भाईजान, ये अदालत में चैलेंज की गई थी इस मुकदमे के ज़रिए। ठीक हो गया? तो ये हमारा एक्चुअली मुकदमा है। अब सबसे पहले ज़रा बैकग्राउंड की बात करें, तो सबसे पहले ज़रा देखते हैं कि भाई एक्चुअली हुआ क्या था इस उस दौर में। तो यारो हुआ ये था कि मुशर्रफ साहब हुकूमत में आए। ठीक है, कैसे आए आपको पता है कि नवाज़ शरीफ की हुकूमत उन्होंने ख़त्म की 1999 12 अक्टूबर को, और मिलिट्री कू की, और वो खुद जनाब जो है ना चीफ़ एग्जीक्यूटिव बन गए। और उसके बाद फिर उसने क्या किया, रेफरेंडम करवा के खुद को प्रेसिडेंट बना लिया। ठीक है जी। और ये रेफरेंडम 2002 अप्रैल में हुआ था। खैर उसके बाद फिर इन्होंने जनाब इलेक्शन करवाए। जो इलेक्शन करवाए तो उसमें फिर इनके अपने ही जो लोग थे, जो इनके इनके जो इनकी अपनी पसंद की जो सियासी जमातें थीं, वही जनाब इलेक्शन में जीती हैं, जिसमें मुत्तहिदा मजलिस अमल और साथ में काफ लीग, ये दोनों जनाब हुकूमत बना लेती हैं। लेकिन एक्चुअल पावर किसके पास थी? मुशर्रफ साहब की, क्योंकि मुशर्रफ साहब को ना कुछ पॉलिटिशियन की सपोर्ट चाहिए थी। तो ये वो पॉलिटिशियंस थे उस ज़माने में जिन्होंने मुशर्रफ साहब का साथ दिया। अब इलेक्शन से पहले भी मुशर्रफ साहब ने पता है क्या काम किया था? उन्होंने क्या किया, एक ऑर्डर जारी किया जिसका नाम है लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। ठीक है, प्रेसिडेंट साहब ने। अब मुशर्रफ साहब ने क्या किया, उस ऑर्डर के ज़रिए आइन के अंदर कुछ चीज़ें तब्दील की। ठीक है? आइन में कुछ चीज़ें तब्दील की हैं, और ख़ुसूसन उसमें जो अहम चीज़ थी वो ये थी कि आर्टिकल 58 टू बी को बहाल किया। अब आर्टिकल 58 टू बी क्या होता है आपको पता है ना? दोस्तों, ये आर्टिकल ये कहता है कि प्रेसिडेंट साहब जब उनका दिल करे वो असेंबली को तहलील कर सकते हैं और प्राइम मिनिस्टर को घर भेज सकते हैं। ठीक है ना? तो ये जो आर्टिकल था ये नवाज़ शरीफ ने 13वीं आइनी तरमीम के अंदर ख़त्म करा दिया था। लेकिन मुशर्रफ ने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के ज़रिए इसको दोबारा बहाल कर दिया। समझ गए ना? तो इसमें और भी ब बहुत सारी चीज़ें इसने तब्दील की। यानी इसने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर 2002 के ज़रिए आइन की सारा जो है ना सत्यानाश कर दिया। सिंपल मैं आपको बताऊँ, ठीक है? फिर उसने क्या किया, क्योंकि ये तो ऑर्डर था और ये तो चीफ़ एग्ज़ीक्यूटिव के तौर पे और एज़ ए प्रेसिडेंट के तौर पे इन्होंने जारी किया था। तो फिर क्योंकि जब इलेक्शन हो गए ना, तो इलेक्शन के बाद क्या हुआ कि जब पार्लियामेंट बन गई, तो पार्लियामेंट में यही सारी चीज़ें लाई गईं और आइनी तरमीम एक लाई गई। उसमें सब चीज़ें इसने ये वही वापस रखीं और वो आइनी तरमीम के अंदर मंजूर करवाईं। और वो आइनी तरमीम क्या कहलाती है? 17वीं आइनी तरमीम। यानी 17वीं आइनी तरमीम के अंदर लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर की सारी चीज़ें उसने शामिल कर लीं, और उसमें फिर प्रेसिडेंट के पास ये इख्तियार भी आ गया कि वो असेंबली को डिसॉल्व कर सकते हैं, जो पहले ख़त्म कर दिया गया था। ठीक हो गया? तो ये भी इन्होंने काम किया। फिर आगे चल के उन्होंने क्या किया, 2004 में पार्लियामेंट ने एक और कानून बनाया जिसका नाम है प्रेसिडेंट टू होल्ड एन अदर ऑफिस एक्ट PHAA। इसका मतलब है कि प्रेसिडेंट जो है ना आर्मी चीफ भी हो सकता है और आर्मी चीफ प्रेसिडेंट भी हो सकता है, यानी एक ही बंदे के पास ये दो ओहदे हो सकते हैं। जबकि आर्टिकल 63 1D ये कहता है कि प्रेसिडेंट जो है ना दोस्तों, वो कोई सरकारी बंदा नहीं हो सकता, क्योंकि आर्मी चीफ तो एक सरकारी जॉब है ना दोस्तों। लेकिन इस कानून के तहत जनाब मुशर्रफ साहब को ये खुसूसी रियायत दी गई और कहा गया कि ये जो रिस्ट्रिक्शन है ना आर्टिकल 63 1D की, ये यहाँ पे अप्लाई नहीं होगी। तो दोस्तों, जब ये सारे मामलात हो गए, ये सारी चीज़ें हो गई जो मैंने आपको ऊपर बताई, तो लोगों ने रोना शुरू किया और वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और उन्होंने इन सारी चीज़ को चैलेंज किया। और अब वो उनमें से कौन थे लोग भाई? एक तो अब्दुल्ला खान जो है ना वो डोगर साहब थे, पाकिस्तान लॉयर्स फोरम को उन्होंने वो रिप्रेजेंट कर रहे थे। वतन पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे थे बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान। अवामी हिमायत तहरीक के चेयरमैन थे मौलवी इकबाल हैदर। और इसके अलावा पाकिस्तान कम्युनिस्ट पार्टी के जो को रिप्रेजेंट कर रहे थे इंजीनियर जमील अहमद मलिक साहब। इन सब लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में जाके दरखास्तें दी और उन्होंने कहा कि ये ऊपर वाली चीज़ें, जितनी चीज़ें अभी अयाज नूर साहब ने बताई हैं, हम इन सबको चैलेंज करते हैं। ठीक है? तो अब इन्होंने क्या अपने आर्गूमेंट पेश किए, इनकी क्या सबमिशन थी, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो इन्होंने ये किया कि मुशर्रफ पे आर्टिकल 6 लगाएँ, यानी गद्दारी का मुकदमा चलाएँ। क्यों भाई, क्यों चलाएँ?
इनका मानना है कि इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया था सैयद ज़फ़र अली शाह केस में, उसमें मुशर्रफ साहब को कुछ पावर इख्तियारात दिए गए थे, लेकिन साथ में कुछ कंडीशन भी लगाई थी। उसमें एक कंडीशन ये थी कि भाई आपने जमहूरियत को 3 साल के अंदर रिस्टोर करवाना है और आइन को किसी हद तक आपने तरमीम करना है, ज़्यादा तरमीम नहीं करना। क्योंकि मुशर्रफ ने अब आइन में बहुत सारी तब्दीलियाँ लेके आए हैं। लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर में तो उसने पूरा आइन का सत्यानाश और इवन कि उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसका जो बुनियादी ढांचा है, उसको इसने हिला के रख दिया है। यानी प्रेसिडेंट को ज़्यादा इख्तियार दे दिए हैं और बाकी पार्लियामेंट को कम इख्तियारात मिल गए हैं, अब कमज़ोर हो गई है। तो इसीलिए मुशर्रफ पे आर्टिकल 6 लगाएँ कि उसने सैयद ज़फ़र अली शाह केस के ऊपर अमल नहीं किया। और साथ में ये फिर रेफरेंडम जो हुआ, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर इसने जो जारी किया, ये भी सब गैर कानूनी था, गैर आइनी है। और साथ में इन्होंने कहा कि मुशर्रफ ने कहा था कि मैं इख्तियार जो है ना इलेक्शन के बाद जो है ना वो सियासी जमातों के हवाले कर दूँगा। तो मुशर्रफ साहब ने उसके ऊपर भी अमल नहीं किया और टोपी ड्रामा किया। तो भाई ये भी इन्होंने एक आर्गूमेंट दिया। उसके बाद इन्होंने ये कहा कि क्योंकि 17वीं आईनी तरमीम जो है ना, वो जिस पार्लियामेंट ने मंज़ूर की वो प्रॉपर नहीं बनी, ठीक है ना? और दूसरा 17वीं आईनी तरमीम के अंदर जो है ना बेसिक स्ट्रक्चर जो आइन का होता है ना, बुनियादी जो उसका ढांचा होता है जिसमें कि जो ये आइन है ये मुल्क फेडरेशन होगा। आइन में जो है ना पार्लिमानी निज़ाम का ज़िक्र है, फंडामेंटल राइट्स को कोई नहीं छेड़ेगा, इस्लामिक जो तशख़्ख़ुस है कॉन्स्टिट्यूशन का वो कोई नहीं छेड़ेगा। ये सारी चीज़ें हैं ना, ये बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको कोई भी तब्दील नहीं कर सकता। तो 17वीं आईनी तरमीम के अंदर ये सारी हरकतें की गई हैं, तो इसीलिए 17वीं आईनी तरमीम को भी इन्होंने चैलेंज किया। और साथ में इन्होंने कहा ये जो 2004 में कानून बना के मुशर्रफ को 2 ओहदे दिए गए ना, कि वो आर्मी चीफ भी रह सकता है और प्रेसिडेंट भी रह सकता है, ये भी गलत है। और जिस बंदे ने दस्तखत किए थे उस टाइम वो बंदा प्रेसिडेंट था नहीं, यानी मुशर्रफ कहीं और बाहर गए हुए थे। उस टाइम क्या हुआ था, जो सेनेट के चेयरमैन थे ना मोहम्मद मियां सुमरो, तो वो एज ए एक्टिंग प्रेसिडेंट थे। तो उन्होंने उस कानून के ऊपर दस्तखत किए थे। तो इन्होंने कहा कि भाई ये बंदा कैसे कर सकता है, ये प्रेसिडेंट थोड़ी, ये तो एक्टिंग है, ये तो टेम्परेरी है, ठीक है? तो इसीलिए ये कानून भी गलत है। साथ में इन्होंने ये कहा कि भाई आइन के 2 आर्टिकल जो है ना उनके आपस में कन्फ्लिक्ट हो रहा है, क्योंकि आर्टिकल 41 की जो क्लॉज़ है 7 और 8 जो लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के ज़रिए तब्दील की गई और बाद में फिर 17वीं आईनी तरमीम के अंदर भी ये चीज़ें आ गई। तो कहते हैं वो क्लॉज़ेज़ 7 और 8 और आर्टिकल 43 आपस में इनका इनका ये आपस में एक दूसरे की ज़िद है। कैसे? क्योंकि आर्टिकल 41 के जो सब क्लॉज़ है ना दोस्तों 7 और 8, वो ये कहता है कि चीफ़ एग्ज़ेक्टिव जो है ना वो प्रेसिडेंट हो सकता है, और अगर जब चीफ एग्जीक्यूटिव रिज़ाइन देंगे तो वो ऑटोमेटिकली प्रेसिडेंट ही रहेंगे, ठीक है? यानी इसका मतलब यह है कि चीफ एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट बन सकता है और वो हो सकता है वो बंदा। जबकि आर्टिकल 43 तो ये कहता है प्रेसिडेंट कैन नॉट होल्ड एनी गवर्नमेंट ऑफिस, यानी ऐसी कोई जॉब वो नहीं प्रेसिडेंट के पास नहीं हो सकती, जो सरकारी मुलाजमत हो वो अपने पास नहीं रख सकता। तो कहने का मतलब है कि ऊपर आप कह रहे हो कि चीफ एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट बन सकता है, वो रिज़ाइन देगा तो ऑटोमेटिकली प्रेसिडेंट ही रहेगा, यानी वहाँ पे आप उसको गुंजाइश दे रहे हैं और यहाँ पे सीधा लिखा हुआ है कि कोई भी प्रेसिडेंट जो है ना वो सरकारी बंदा जो है ना नहीं बन सकता, ठीक है? तो उन्होंने कहा ये दोनों चीज़ें आपस में कंट्राडिक्ट हैं। तो क्योंकि आर्टिकल 43 एक बड़ा आर्टिकल है, इसमें एक जनरल प्रोविजंस हैं, बहुत सारी हैं, और अदालतें हमेशा ये करती हैं कि आइन के 2 आर्टिकल्स को मिला के पढ़ती हैं। ये नहीं होता कि एक आर्टिकल सही है और एक आर्टिकल गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। तो अगर हम दोनों को मिला के पढ़ें तो हमें ज़्यादा वज़न जो है ना 43 में नज़र आता है। तो आर्टिकल 43 के तहत मुशर्रफ साहब को चीफ एग्जीक्यूटिव का ओहदा नहीं रखना चाहिए, ठीक है? तो उन्होंने एक ये भी बात की। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि जो जो हमारे आर्मी चीफ हैं वही बात, क्योंकि वो सर्विस ऑफ पाकिस्तान के अंदर आते हैं। ये आर्मी चीफ का जो ओहदा है ये सरकारी मुलाज़मत है, तो ये प्रेसिडेंट कैसे सरकारी मुलाज़िम हो सकता है? सो मिलिट्री ऑफिसर जो सर्विंग है वो कभी भी प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। हाँ, अगर उसने प्रेसिडेंट बनना है तो वो सबसे पहले वहाँ से क्या कहते हैं ओहदे से इस्तीफ़ा दे दे। तो इन्होंने एक चीज़ ये चैलेंज की और साथ में इन्होंने ये कहा कि जो हमारी पाक फ़ौज है, आर्मी ऑफिसर है ना, ये आर्टिकल 244 के तहत ये हलफ़ लेते हैं। उस हलफ़ में वो कहते हैं कि हम सियासी मामलात में अमल दखल नहीं करेंगे। लेकिन मुशर्रफ साहब ने तो भाई पूरी की पूरी सियासत कर रहे हैं, मुल्क चला रहे हैं, पॉलिटिशियन बन गए हैं, ठीक है ना? और धांधली करते फिर रहे हैं, ये करते मैनेज करते फिर रहे हैं। तो इसीलिए इन्होंने अपने इस हलफ की भी खिलाफ वर्जी की है, ठीक है जी? तो जनाब ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंच गई। तो अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जनाब कुछ कुछ जजेस बैठे हुए थे, जिसमें चीफ जस्टिस नाज़िम हुसैन सिद्दीकी साहब, जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, जस्टिस जावेद इकबाल, जस्टिस अब्दुल हमीद डोगर साहब एंड जस्टिस फ़कीर मोहम्मद खोखर। इन सब ने ये केस सुना और इन्होंने क्या फ़ैसला किया होगा, ज़रा गेस करें। भाई वही क्या होगा जो उनको करना चाहिए था। उन सब ने कहा कि भाई ये तुम लोगों की सब बातें बकवास हैं, यानी उनकी सब जो आइनी पिटीशन थी उन्होंने उनको डिसमिस कर दिया।
और उन्होंने कहा कि भाई ये जो है ना कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर भी ठीक है, आईनी तरमीम 17वीं भी बिल्कुल ठीक है, और ये जो 2004 का कानून है ना PHAA, ये भी बिल्कुल ठीक है, सब कुछ ठीक है। और मुशर्रफ साहब को ये हक बनता है, और वो कॉम्पिटेंट हैं, वो लायक हैं, वो अहल हैं, वो हलाल हैं, वो हलाली बंदे हैं, वो प्रेसिडेंट भी रह सकते हैं और साथ में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी रह सकते हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट ने तोहफा पेश किया किसको? मुशर्रफ को। ठीक है जी। अब इनके आर्गूमेंट क्या थे? इनका सबसे पहले आर्गूमेंट ये था, यानी कि जो फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने कहा देखें जी, जो इवेंट है ना वो हमने 1999 के बाद अगर हमने रिव्यू करें ना, तो बहुत सारी चीज़ें सैयद ज़फ़र अली शाह केस के अंदर ऑलरेडी तय हो चुकी हैं। तो ये वो दोबारा चीज़ें आप हमारे सामने लेके आएँ, तो इसलिए हम अब इनको ज़्यादा नहीं देखेंगे, एक बात ये। दूसरा इन्होंने कहा है कि देखें जो अदालत है ना, उसके पास इतनी इख्तियार नहीं होता कि वो आइनी मामलात और आइनी तरमीम को देखे, और वो भी एवं बच्चों वाले सबस्टेंटिव ग्राउंड के ऊपर। ठीक है ना? तो और ये बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो पॉलिटिकल नेचर की होती हैं, वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस के ज़रिए हल की जा सकते हैं। तो आप लोगों का पार्लियामेंट का मामला है, जाके पार्लियामेंट में हल करें, हमारे पास नहीं आएँ। देख रहे हो सुप्रीम कोर्ट की बातें हैं। जब इनको डंडा आता है तो इनको याद आता है कि नहीं, नहीं हमें अपनी हदूद में रहना है, और जब वो किसी क्या कहते हैं सिविलियन की हुकूमत आती है तो यही अदालतें अपनी हदूद से बाहर निकल के छक्के चौके मार रही होती हैं कि नहीं, नहीं हमने आइन की तहफ़्फ़ुज़ का ये लिया हुआ है, वो लिया है, सब टोपी ड्रामा होता है, सिर्फ डंडे का खेल है दोस्तों। अच्छा जी, इसके साथ में उन्होंने ये कहा जो बेसिक स्ट्रक्चर है आइन का ना वो बिल्कुल है, मानते हैं, लेकिन जनाब ये तुम लोगों का जो बात है ना कि बेसिक स्ट्रक्चर का आइन का वो है ना टूट चुका है, ये हो चुका है, कहता हम इस चीज़ को नहीं मानते। पार्लियामेंट के पास मुकम्मल इख्तियार है, वो जो कुछ कहे ये सब कुछ पार्लियामेंट का काम है, हम अदालतों का काम नहीं है। अदालतें जो है ना इन कामों में नहीं आएँगी, और ये जुडिशरी का काम नहीं है कि वो जो है ना इन चीज़ों को देखे, बेसिक फीचर्स को देखे। ये पार्लियामेंट का काम है, पार्लियामेंट को करने दें, हमें बीच में ना ले आएँ। देखो जजेस की बातें सुन रहे हो कितने अच्छे लग रहे हैं। अब इनको यहाँ पे सारा कानून याद आ रहा है। ख़ैर उसके बाद इन्होंने साथ में ये कहा कि 17वीं आईनी तरमीम 2/3 मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट ने मंजूर की, प्रॉपर तरीके से ये बनी, तो इसको स्ट्राइक डाउन हम नहीं कर सकते, ख़त्म नहीं कर सकते। अगर हमने 17वीं आईनी तरमीम को ख़त्म किया तो मुल्क में जनाब एडमिनिस्ट्रेटिव क्याओस हो जाएगा, अनसर्टेनिटी हो जाएगी, गैर यकीनी की सूरत हाल हो जाएगी, मामलात बिगड़ जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मुल्क तबाह हो जाएगा। भाई हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये सारे मामलात पार्लियामेंट ने करने। और साथ में उन्होंने कहा है कि ये जो आपने एतराज़ उठाया कि आर्टिकल 41 की जो सब क्लॉज 7 और 8 है और आर्टिकल 43 इन आपस में झगड़ा है, कहते हैं इनमें कोई झगड़ा नहीं है। आर्टिकल 41 का जो सब क्लॉज 7 और 8 है वो स्पेशल प्रोविजंस हैं, और आर्टिकल 43 एक जनरल है। तो 41 जो है ना प्रिवेल करेगा 43 के ऊपर, तो हम 41 की बात मानेंगे। इसका मतलब है कि आर्मी चीफ और प्रेसिडेंट एक ही बंदा रह सकता है। ठीक है जी, यहाँ पे इन्होंने ये बात मान ली मुशर्रफ साहब की। अच्छा ये साथ में इन्होंने कहा कि क्यों, और अदालत ने इस बात को भी रिजेक्ट किया कि मुशर्रफ साहब जो है ना वो उन्होंने उनका जो ये ड्यूल ऑफिस है, यानी उनके पास जो ओहदे हैं, इसने पार्लियामानी निज़ाम को तबाह किया। उसने कहा, अदालत ने कहा यार तुम लोग ना बड़े वो हो भाई, माना कि हमने अंग्रेज़ों का जो वेस्ट मिनिस्टर का जो मॉडल है उसको अपनाया हुआ है, लेकिन भाई हमारी अपनी तारीख है, हमारी अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है, तो हमने अपने हिसाब से चीज़ें तब्दील कर रहे हैं, तो इसमें मसला क्या है? ज़रूरी थोड़ी है जो अंग्रेज़ का अपना पार्लियामानी निज़ाम में 100% वो फॉलो करें। हमारा अपना मुल्क है, हम अपनी तब्दीलियाँ करते रहेंगे, हम अपने तजुर्बे करते रहेंगे, तुम्हें लोगों का क्या मसला है? तो इन्होंने मुशर्रफ साहब के इस के जो एतराज़ था कि जी उनके पास 2 ओहदे हैं, इस मामले को भी इन्होंने इस तरह रफ़ा-दफ़ा कर दिया। और साथ में इन्होंने ये कहा कि देखें जी मुशर्रफ साहब अब प्रेसिडेंट बन चुके हैं, प्रेसिडेंट बनने के बाद अगर वो पार्लियामेंट से वोट लेते हैं, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, तो ये बिल्कुल ठीक बात है, ये होना चाहिए। जबकि उन लोगों ने एतराज़ किया था कि वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस क्यों ले रहा है, तो इन्होंने फिर अदालत ने एग्जाम्पल दिया कि यार भुट्टो ने भी तो इस तरह लिया था ना 1972 में, जब इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन बना था ना टेम्परेरी 73 में, तो उस टाइम भी क्या हुआ था कि पार्लियामेंट बनी थी, तो पार्लियामेंट से ना भुट्टो ने दोबारा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया था सदर का, और वो सदर बन गए। तो ये 72 की बात कर रहा हूँ, इंटरिम की, तो इसीलिए ये चीज़ यहाँ पे भी लग सकती है। तो इसमें क्या है, मुशर्रफ साहब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले रहे, तो आप लोगों को एतराज़ क्या है? तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने उनकी ये बात भी मुस्तरद कर दी कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस प्रेसिडेंट साहब नहीं दे सकते। साथ में इन्होंने कहा कि देखें जी प्रेसिडेंट साहब जो है ना उनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 62 लगता है। ठीक है, बाकी ये आर्टिकल 63 में जो 1D लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट जो है ना वो सरकारी बंदा या सरकारी बंदा प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, ये बिल्कुल बात ख़राब है और हम इसको नहीं मानते, ये भी उन्होंने मुस्तरद कर दी। और साथ में ये जो प्रेसिडेंट होल्ड एनदर ऑफिस एक्ट 2004, इसको अदालत ने डिक्लेयर किया, ये कानून बिल्कुल ठीक है और ये बिल्कुल सही है। और साथ में जो एतराज़ था कि जी उनकी मौजूदगी में एक
एक्टिंग प्रेसिडेंट जो था, चेयरमैन का सेनेट, उसने ही इस कानून के ऊपर दस्तखत किए थे, मंजूर किए थे बीइंग ए प्रेसिडेंट। तो अदालत ने कहा नहीं कोई बात नहीं, प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट होता है, चाहे वो एक्टिंग हो या कोई और हो। अगर उनकी जगह पे दूसरा प्रेसिडेंट था तो वो भी प्रेसिडेंट है और उनके पास ये मुकम्मल इख्तियार है कि वो इस कानून के ऊपर दस्तखत कर सकते हैं और कानून यानी कि ओके कर सकते हैं। तो ये भी बात इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने उनकी मुस्तरद कर दी। अच्छा जी, और साथ में जो सबसे बड़ा इल्ज़ाम था कि जी मुशर्रफ के ऊपर आर्टिकल 6 लगाएँ, तो उन्होंने कहा देखो यार बात सुनो, आर्टिकल जो 6 है ना वो अदालत नहीं लगाती। अदालत का ये काम नहीं है, ये फंक्शन नहीं है जुडिशरी का। आइन के अंदर और कानून के अंदर ये लिखा हुआ है कि इस तरह की जो प्रोसीडिंग है वो फेडरल गवर्नमेंट स्टार्ट करती है, ना कि प्रेसिडेंट, ना कि सुप्रीम कोर्ट। तो ये हुकूमत स्टार्ट कर, हमारा इसमें कोई काम नहीं। यानी सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे भी भाईजान जो है ना हाथ ऊपर खड़े कर दिए और उन्होंने कहा है कि भाई आर्टिकल 6 लगाना है तो वफाकी हुकूमत इस मामले को इनिशिएट करे, रेफरेंस भेजे, हम खुद से क्यों आर्टिकल 6 लगाएं। और साथ में जो पिटिशनर ने ये कहा था कि मुशर्रफ साहब ने एग्रीमेंट किया था, पॉलिटिकल एग्रीमेंट किया था, एक किस्म का माहिदा किया था या अंडरस्टैंडिंग थी कि मैं 31 दिसंबर 2004 तक जो है ना आर्मी चीफ का ओहदा छोड़ दूंगा, तो उन्होंने अभी तक नहीं छोड़ा और उसके ऊपर अमल नहीं किया। तो अदालत ने कहा यार भाई हम अदालतें हैं, हम इस तरह की सियासी जो आपस में मुआहदे हो रहे होते हैं, मुफाहमत हो रही होती है, इस पे हम बिलीव नहीं करते। हम तो आइन और कानून को फॉलो करते हैं, जो आइन और कानून में लिखा होता है हम वही करते हैं भाई। तो ये आप लोगों की बात हम नहीं मानते। ठीक है जी। सो दोस्तों ये था आपका मुकदमा। इस मुकदमे के अंदर यार बहुत बड़ा केस है, लेकिन मैंने बहुत ही सिंपल और आसान बना लिया है आप लोगों के लिए। सिंपल बात यह है कि मुशर्रफ ने जो जो काले करतूत किए थे वो सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट ने इस मुकदमे के अंदर उनको जायज़ करार दे दिया। तो ये एक्चुअली मुकदमा है, सिंपल इज़ दैट। मुशर्रफ ने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर बनाया, 17वीं आइनी तरमीम मंजूर करवाई, रेफरेंडम करवाया, कानून बना के खुद को 2 ओहदे दिलवाए, यानी आर्मी चीफ भी रहे और साथ में प्रेसिडेंट भी रहे। ये सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान लॉयर्स फोरम वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान में मुशर्रफ साहब के हक़ में फ़ैसला दिया। ठीक है जी, अपना ख़्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।